सेठ हरि प्रसाद गांव के बड़े पैसे वाले सेठ थे। पुश्तैनी दौलत के साथ साथ उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ के घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी थे। सेठ घर के आंगन में बैठा पैसों का हिसाब किताब देख रहा था। चाय 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 चाय, ये लीजिए सेठ जी आपकी चाय। सेठ चाय का एक घूंट भरता है और छोटू की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखता है। अरे छोटू, ये चाय में चीनी ज्यादा डाल दी तुमने। अरे तुम्हें पता भी है 1 चम्मच चीनी में 2 पैसे ज्यादा लगता है। ओ तेरी, माफ कीजिएगा सेठ जी, वो क्या है कि रमेश भैया ने भी चाय का बोला था, उनको ज्यादा मीठा पीने की आदत है, इसीलिए चीनी ज्यादा हो गई। अरे ज्यादा चीनी पीने की आदत है, आदतें बिगाड़ के तुम लोग हमारे घर का खर्च बढ़ाते हो। कल से सारे घर वालों के लिए एक ही वक्त की चाय बनेगी। दिन ब दिन ये खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। सेठ जी की पत्नी कौशल्या भी वही खड़ी सारी बातें सुन रही थी। हरि प्रसाद, इतनी कंजूसी ठीक नहीं। 2 वक्त का पेट भर खाना खाने से कोई गरीब नहीं हो जाता। अरे तुम लोग समझते नहीं हो, पैसे पेड़ पे नहीं उगता है, और वैसे भी ज्यादा खाना खाने से शरीर में मोटापा आ जाता है। मैं तो तुम लोगों की सेहत के लिए कहता हूँ। ओफो पिताजी, रिश्तों पे तो पैसा नहीं लगता ना। आप रोज सुबह सुबह छोटी छोटी बातों पे इस तरह से बहस क्यों शुरू कर देते हैं? बस करिए ना। बस करिए, मेरी सारी उम्र पैसा कमाने और जमा करने में चली गई, और तुम लोग पैसे को ऐसे उड़ाते हो। कोई अहमियत ही नहीं है तुम लोगों को। हो, आप कमाते हैं सही है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है तब से कारोबार में आपके साथ दिन रात काम करता हूँ। मैं भी तो घिसता हूँ ना। अच्छा, अब बाप की मदद का एहसान भी जताओगे तुम? इतने बड़े हो गए हो, हैं? बाप की जूती अगर पैर में आने लगे तो ये मत समझो कि बाप के बाप हो गए हो। बड़े आए। रमेश चुप होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सेठ के घर का रहन सहन चलता रहता है। एक दिन रात के खाने के वक्त रमेश की पत्नी सुनीता सेठ से कुछ पैसों की मांग करती है। पापा जी, कल बंटी का जन्मदिन है। एक छोटा सा केक और कुछ सजावट के लिए गुब्बारे लाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। केक, गुब्बारे? अरे ये सर्कस है या घर? पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? अरे हमारे इकलौते पोते का जन्मदिन है, एक दिन खुशी मना लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। एक दिन के लिए इतना खर्चा क्यों करना भाई? रमेश सेठ की बात बीच में काटने की कोशिश करता है। अरे पर बाबा। लेकिन सेठ हाथ उठाकर रमेश को चुप करवा देता है। अच्छा, ठीक है। जन्मदिन है, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं मना लूंगा अपने पोते का जन्मदिन। मुझे भी वो उतना ही प्यारा है जितना तुम लोगों को है। अगले दिन सेठ का मुनीम सेठ के पास महीने का हिसाब करने आता है। आओ मुनीम, आओ। अब तुम कोई बुरी खबर मत दे देना। सेठ जी, कोई बुरी खबर नहीं है, सारा हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। हाँ। सेठ मुनीम के हिसाब की फाइल लेता है और बड़े ध्यान से सारा हिसाब किताब देखने लगता है। ये क्या मुनीम, तुम तो कहते हो कि सारा हिसाब किताब ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो भारी नुकसान है भैया। अब क्या सेठ जी? लेकिन मैंने तो देखा था सारा हिसाब किताब पूरा था, सही था। अरे क्या सही था? ये देखो तुम, चश्मा उस्मा लगा के ध्यान से देखो। यहाँ पर 20 रुपए कम है। कहाँ खर्च हो गए 20 रुपए? जानते हो 20 रुपए कितने होते हैं? बड़ी मेहनत लगती है 20 रुपए कमाने में। वो घर की सब्जी लाने में छोटू बता रहा था कि आजकल सब्जी बड़ी महंगी हो गई है, इसलिए वहाँ पर 20 रुपए ज्यादा लगे थे। अरे तो उसकी तो मैं क्या कहूँ, कल से उसके पैसे बंद करने पड़ेंगे। कोई सब्जी महंगी नहीं हुई है, ये छोटू ही पैसों में कुछ हेर फेर करता है। अरे कौशल्या, सुन रही हो? जी, 20 रुपए के लिए आप छोटू पर शक क्यों कर रहे हैं? कितने सालों से वो हमारे साथ काम करता आ रहा है, थोड़ा तो भरोसा रखिए। तो क्या तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों पे मैं अपना सारा घर उन पर लुटा दूं क्या? मुनीम भी छोटू की सफाई में बोलने की कोशिश करता है। सेठ जी देखिए, छोटू सारा हिसाब किताब लाकर देता है मेरे पास, कोई हेर फेर नहीं करता। अच्छा, ए मुनीम,
मुझको हिसाब सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से मालूम है मेरे पैसे मुझे कैसे संभालने हैं। तभी सेठ का पोता बंटी दौड़ता हुआ सेठ के पास आता है। दादाजी दादाजी दादाजी, आज मेरा जन्मदिन है दादाजी। आहा, मेरे बेटे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। अरे क्या कहते हो तुम वो अंग्रेजी में? हैप्पी बर्थडे, नहीं हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दादाजी। दादाजी दादाजी, हम केक काटेंगे ना? केक? अरे बेटे, केक तो अंडे का बनता है और तुम तो जानते हो हम अंडे की चीजें नहीं खाते। सुनो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया मिठाई लेकर आऊंगा। सुनीता भी रसोई से सेठ और बंटी की सारी बातें सुन रही थी। सुनो जी, बंटी का जन्मदिन है आज, उसके लिए कोई तोहफा ले आइएगा, बच्चा खुश हो जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं शाम को उसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आऊंगा, ठीक है? शाम को रमेश बंटी के जन्मदिन की खुशी में एक छोटा सा केक और एक खिलौना लाता है। बंटी बेटा, अरे बंटी बेटा बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आओ आओ आओ। बंटी दौड़ता हुआ रमेश के पास आता है और केक और खिलौना देखकर बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू पापा। सुनीता, आओ आओ आओ, चलो सभी लोग मिलकर केक काटते हैं। माँ तुम भी आओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेठ भी वहाँ आ जाता है। सेठ को ये सारी तैयारियाँ फिजूल खर्ची लगती है। हैं? अरे भाई, ये सब क्या है? इन सब चीजों के पैसे कहाँ से आए? बाबा बस ना, बंटी का जन्मदिन है इसलिए बस एक छोटा सा केक लाया हूँ, सब लोग मिलकर काटते हैं, इतने से ही बच्चा खुश हो जाएगा। केक लाया हूँ? अरे भैया, ये केक के पैसे कहाँ से आए? मेरी तिजोरी से ही चुराए होंगे, है ना? ओफो, बस कीजिए ना बाबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन अब आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं ठीक नहीं कर रहा? तो बता दे भैया कि ये पैसे कहाँ से आए? ऐसा कौन सा तेरा कारोबार चल रहा है, हैं? ओहो, आपको सिर्फ पैसों की ही फिक्र है ना, घर वालों की खुशियों की कोई फिक्र ही नहीं है। आपने कभी पूछा कि मैं क्या महसूस करता हूँ? अरे तुमने कभी देखा है कि ऐसे फिजूल खर्ची में मैं क्या महसूस करता हूँ? अरे तुम क्या महसूस करते हो? मुफ्त में मेरे पैसे उड़ाते हुए बड़े खुश होते हो, और क्या? बस करिए, बस रखिए, आप अपने पैसे अपने पास रखिए। मैं और सुनीता कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। रमेश, अरे बस सुनीता बस, हमें अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीनी। पढ़ा लिखा हूँ, सालों से बाबा का कारोबार संभाल रहा हूँ, कोई न कोई नौकरी तो मिल जाएगी, इस तरह से नहीं रह पाएंगे, बात खत्म। रमेश बंटी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। चलो सुनीता, आज की रात इस घर में हमारी आखिरी रात है। लेकिन सेठ को अभी भी किसी के दुख परेशानी का कोई ख्याल नहीं था। ओ जी, तुमने अपनी जिद में अपना बेटा खो दिया है, उसे रोको, वरना वो सुबह ये घर छोड़कर चला जाएगा। अरे तो जाने दो उसे, 2 दिन सड़कों पर भटकेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे पैसों के बिना एक भी दिन गुजर सकता है क्या उसका? अरे जाने दो, लौट कर वापिस यहीं आएगा। अगली सुबह रमेश और सुनीता अपना सामान बांधकर घर छोड़कर जाने लगते हैं। रमेश बेटा, मत जाओ, ऐसे नाराज होकर तो बिल्कुल नहीं। माँ देखो माँ, मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ एक ही चीज देखी है, पैसा। हर बात, हर जज्बात, हर रिश्ता, इस घर में पैसे के सामने किसी चीज की कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे ही दोष देना है सबका? जाओ जाओ, मैं देख लूंगा इस घर को, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जाओ। कौशल्या रोती हुई हरिप्रसाद को समझाने की कोशिश करती है। सुनो, तुम अपनी जिद में सब कुछ खराब कर रहे हो। अरे बस करो, अपने बेटे का साथ देना बंद करो, बस बहुत हो गया। रमेश और सुनीता घर छोड़कर शहर आ जाते हैं। रमेश शहर में एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढता है और वो वहीं रहना शुरू कर देते हैं। सुनीता चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा, शुरू से शुरू करेंगे, देखना एक टाइम के बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस कमरे का किराया और खाने पीने का क्या होगा?
अरे इस किराए के लिए मैंने मेरे दोस्तों से कुछ उधार लिया है। थोड़े दिन के खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। एक बार नौकरी मिल जाए फिर सब सेट हो जाएगा। हाँ, चिंता मत करो। रमेश अगली सुबह नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेठ की हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। अरे सब लोग कहाँ हैं? अरे कौशल्या, अरे चाय नाश्ता तो दो भाई, मुझे दुकान पर भी जाना है। चाय नहीं मिली है, कहाँ रह गए सबके सब? कौशल्या सेठ को चाय की एक प्याली पकड़ाती है। घर में लोग बचे ही कौन है? आपकी जिद और हर वक्त पैसे की रट की वजह से सारा घर सूना हो गया है। तो इसमें भी तुम्हें मेरी ही गलती लग रही है। 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तो यही मेरे घर पर ही वापस आएगा, देखना तुम। अब नहीं आएगा वो वापस। उसे तुम्हारे पैसे नहीं, प्यार की जरूरत थी, जो तुमने उसे कभी नहीं दिया। अरे अच्छा, जाओ, अपना काम करो। मुझे पैसे और प्यार का पाठ मत सिखाओ, जाओ। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद रमेश को भी नौकरी मिल जाती है। रमेश मिठाई के साथ घर आता है। मिल गई नौकरी? हाँ सुनीता, देखो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। ज्यादा बड़ी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन अभी के लिए गुजारा करने के लिए ठीक है ना? खुश हो ना? मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जल्द ही तरक्की कर लोगे। अब रमेश को घर छोड़े तकरीबन 1 महीना हो चुका था। रात के समय सेठ अकेला बैठा पुरानी तस्वीरें देख रहा था। अब सेठ को अपने किए का पछतावा हो रहा था। घर का सन्नाटा और खालीपन उसे काटने को दौड़ता था। धीरे धीरे उसकी पैसों की भूख भी कम होती जा रही थी। कौशल्या, अरे रमेश की माँ, सुनती हो? जी कहिए। सेठ कौशल्या को एक लिफाफा पकड़ाता है। कौशल्या लिफाफा खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत सुंदर साड़ी थी। ये साड़ी किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? मेरे लिए। 35 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक एक रुमाल नहीं लाए मेरे लिए, और आज साड़ी। बेटे के घर छोड़ जाने के दुख से ये साड़ी देकर माफी मांगना चाहते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा बेटा भी मुझसे पैसे और प्यार की जंग की वजह से दूर हो गया। 35 साल में मैंने हर दिन तुम पर पैसों का रौब जमाया है, प्यार तो कभी जताया ही नहीं। इसीलिए इससे पहले कि बहुत दूर हो जाएं, मैं अकेला रह जाऊं, प्यार भी जताकर देखना चाहता हूं। अभी भी देर नहीं हुई है, आप रमेश को वापस बुला लो। आप उसे बुलाएंगे तो वो वापस जरूर आएगा। सेठ चुप रहता है। कौशल्या की बात का कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह एक नया सवेरा होता है। सब लोग सेठ के बदलाव को देखकर हैरान थे। आज वो हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। सेठ ने पुराने कर्मचारी मुनीम और छोटू दोनों को अपने पास बुलाया था। मुनीम जी, आपने बहुत सालों तक मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने कभी आपका दिल नहीं समझा। आज मैं अपने व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सेठ जी, बस करिए। नहीं, इसमें माफी की क्या बात है? आप भी गजब करते हैं, आप मालिक हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूरत है। मैं पैसों के घमंड में इतना डूबा हुआ था कि तुम लोगों की जरूरत और मजबूरी को समझ ही नहीं सका। बस पैसे का क्या कहूँ अब मैं। ए छोटू, इधर आ। प्यार से बुला रहा हूँ रे, आ जा। तू तो इतना छोटा था, इतना सा था जब मेरे पास आया था। जब से मेरे घर में काम कर रहा है तू, मैंने फिर भी तुझ पर शक किया, चोरी का इल्जाम लगाया। 20 रुपए के लिए ही सही, लेकिन लगाया। हो सके तो छोटू माफ कर देना। अरे नहीं सेठ जी, नहीं, आप तो मेरे बाप समान हैं। अगर अपने गुस्से में आपने कुछ कह दिया हो तो कौन सी बड़ी बात है। सेठ मुनीम और छोटू को कुछ पैसे देता है। मुनीम जी, आपने 25 साल मेरी नौकरी की है, ये आपका रिटायरमेंट बोनस रखिए। और छोटू, ये पैसे रख तू अपनी माँ के इलाज के लिए। जितनी छुट्टी चाहिए ले और जाकर अपनी माँ का इलाज करवा। और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना, है ना?
छोटू की आंखें भर आती हैं। सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सेठ जी मुझे पैसों की नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अरे क्या हो गया, क्या चाहिए? सेठ जी, आप रमेश भैया को घर वापस बुला लीजिए ना, उनके बिना यहाँ काम करने का मन नहीं करता। हाँ। ठीक कहता है ये, अब दिल बड़ा करो। अगले दिन सेठ और कौशल्या रमेश की फैक्ट्री पहुंचते हैं। रमेश डेस्क पर बैठा काम कर रहा था। तभी बाहर से एक गार्ड रमेश के पास आता है। सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं, कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। ओह, नाम पूछा? सेठ हरि प्रसाद। रमेश का पेन वहीं रुक जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रमेश गार्ड की तरफ हैरानी से देखता है। कौन? जी सर, सेठ हरि प्रसाद नाम बताया उन्होंने अपना। अरे तो तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से उन्हें यहाँ सम्मान सहित अंदर लेकर आओ, जाओ। सेठ और कौशल्या अंदर आते हैं। रमेश बेटा, आइए ना पापा, आइए आइए आइए। आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक तो नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मेरी वो हवेली खंडहर हो गई। उस हवेली की दीवारें काटने को दौड़ती हैं। ये तुम्हारी माँ है, ये भी मुझसे नाराज हो गई हैं। रमेश माँ के गले लग जाता है। कौशल्या के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सेठ का गला भर आया था। वो हाथ जोड़ते हुए रमेश से माफी मांगता है। बेटा, पैसों ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे पैसों के आगे कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। इन पैसों में मैंने तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी और उसके बाद बंटी का बचपन भी खो दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। अरे अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ऐसा ना कहिए। नहीं, माफी तो बनती है, और अब मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तुम चलो मेरे साथ घर बेटा, अब बस बहुत हो गया। माँ बाबूजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं अभी आपके साथ घर नहीं चल सकता। बेटा, ऐसा मत कहो, गुस्सा थूक दो और चलो हमारे साथ। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ माँ, ऐसा मत कहिए। भला एक बेटा अपने माँ बाप से गुस्सा होता है क्या? लेकिन ये फैसला अब मेरा नहीं है। घर छोड़ते वक्त मैंने सुनीता से एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है, लेकिन उसने चुपचाप मेरा साथ दिया। लेकिन अब मैं उसके फैसले के बिना अकेले कुछ नहीं कर सकता। रमेश सेठ और कौशल्या को अपने घर लाता है। सुनीता दरवाजा खोलती है। माँ बाबूजी, आप? रमेश? सुनीता, माँ और पापा हमें घर वापस ले जाना चाहते हैं। तो ये बात तुम ऐसे मायूस होकर क्यों बता रहे हो? ये तो खुशी की बात है। अरे मेरा मतलब, मैं क्या कहूं, अब मैं तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरह से कहा। कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हारी रजामंदी जानना चाहता था। मैं तो बहुत खुश हूं, जाना चाहता हूं मैं। अगर माँ बाप खुद चलकर हमें लेने आए हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं? मैं वापस चलने के लिए तैयार हूँ। तभी पीछे से बंटी दौड़ता हुआ आता है और आकर कौशल्या से लिपट जाता है। दादी दादी दादी, आप आ गईं। कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ दादी, आप कैसी हैं? अरे इधर तो आ, नटखट कहीं का, दादू से नहीं मिलेगा हैं? इधर आ, इधर आ, इधर आ। बंटी सेठ के पैर छूता है और सेठ नीचे झुककर उसे गले लगा लेता है। दादू की याद नहीं आती तुझे? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूँ। मेरे साथ घर चलोगे ना? हाँ? बंटी सेठ की बात का कोई जवाब नहीं देता। जी बाबूजी, हम घर चलेंगे। सुनीता की ये बात सुनकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। सेठ शाम को सबके साथ घर वापस लौटता है। घर पर पहले ही उनके स्वागत की तैयारी की जा चुकी थी। भैया भैया, आप आए भैया। नमस्ते भाभी। अरे बंटी बाबा, कैसे हो आप? आओ 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 आओ, आपके लिए अंदर बहुत सारे खिलौने रखे हैं बंटी बाबा। आओ आओ आओ, आपको दिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोटू बंटी को अंदर ले जाता है।
अब सारा परिवार इकट्ठा हो चुका था। सब लोग एक दूसरे को माफ कर आगे बढ़ चुके थे। सेठ को भी पैसों और रिश्तों की अहमियत समझ आ चुकी थी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें